नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अभय राज कंसल अपने YouTube चैनल आर्ट्स नमो एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में यहाँ जीव विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान। आज हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका के प्रकार, सेल थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट्स हैं तो उसका कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं उस डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और अपने मित्रों के साथ, अपने छात्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पास इसको देख सकें, छात्र इसको देख सकें और अपनी क्वेरीज को मेरे पास पहुंचा सकें। साथ ही साथ मेरे को पता चल सके कि कितने विद्यार्थियों के पास या कितने लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है। मैं उसी के क्रम में अपनी वीडियो को और अच्छे से अच्छे मोटिवेट होकर बनाऊंगा। चलते हैं आगे। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, क्या कार्य करती है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप और हम लोग एक मकान में रहते हैं, उस मकान की एक सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक ईंट। ये छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर ही हमारा एक कमरा बनता है। उसी प्रकार से इन कमरों को जोड़ के एक मकान बनता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक छोटी सी इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई, जिसे हम कोशिका कहते हैं। इस कोशिका के मिलने से ही ऊतक का निर्माण होता है। जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो एक छोटे से ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। और इन ऊतक के मिलने से हमारा एक अंग बनता है, और अंगों के मिलने से क्या बनता है? शरीर बनता है। समझे आप? यानी कि सूक्ष्म इकाई जो है, कार्यात्मक इकाई, वो हमारी कोशिका होती है। इसीलिए कहते हैं जो कोशिका होती है वो जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई है, जो एक छोटी सी पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई होती है। यानी कि जो कोशिका होती है ना, उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, जिसको हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पारगम्य होती है। इसी कोशिका में स्व जनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। यानी कि एक कोशिका बनेगी तो एक कोशिका से फिर आगे चल के दूसरी कोशिका बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक कोशिका आ गई फिर दूसरी कोशिका को आप वहीं से जोड़ लोगे। वो चीजें आगे विज्ञान में, आगे वैज्ञानिक अनुसंधान में आती हैं, लेकिन जो एक कोशिका होती है ना मनुष्य के शरीर में, उसी से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। इसी तरह आगे जीवन चलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कोशिका विज्ञान की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोशिका विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। इसे अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में इस सूक्ष्म इकाई को अवलोकित किया और इसका नाम कोशिका रखा। तो कोशिका का नाम किसने रखा था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। जो मैक्सिमम कोशिकाएं होती हैं वो 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन के व्यास की ही होती हैं, बहुत सूक्ष्म इकाई। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई होती है। अब बात करते हैं संसार की सबसे बड़ी कोशिका की। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा होता है, और सबसे भारी कोशिका भी यही शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा ही होता है। जो एक अंडा होता है ना, वो पूरी की पूरी एक अपने आप में कोशिका होती है।
वनस्पति विज्ञान शास्त्री हुए श्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री हुए श्वान। इन्होंने 1839 में प्रसिद्ध कोशिका सिद्धांत और या कोशावाद को प्रस्तुत किया था, जिसे अंग्रेजी में सेल थ्योरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसको महान वैज्ञानिक श्लाइडेन ने और महान वैज्ञानिक श्वान ने 1839 में प्रस्तुत किया था। जानते हैं ये कोशिका सिद्धांत क्या है? अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मित्रों, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्न हैं, जैसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, यानी कि कोई भी जीव होगा, वो एक जंतु हो, पादप हो, जीवाणु हो, विषाणु हो या किसी भी प्रकार का जीवधारी हो, जल में रहने वाला हो, पृथ्वी पर रहने वाला हो, उन सब की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्व कोशिका से ही बनती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, और जो बड़े जीव होते हैं उनमें तो कोशिकाओं का भंडार होता है, असंख्य कोशिकाएं होती हैं। उन असंख्य कोशिकाओं के मिलने से ही उनका शरीर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। यानी कि जो एक पार्टिकुलर कोशिका होती है ना, वो अपना तो एक स्वाधीन इकाई होती है जो अपना कार्य करती है। इन छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से ही, जैसे मैंने आपको बताया था, ऊतक बनता है, और इन ऊतकों के कार्य के कारण अंग बनता है, मिलने के कारण इन ऊतकों के अंग बनता है नहीं, और उन अंगों के मिलने से शरीर बनता है, एक मनुष्य का शरीर बनता है, जीवधारी का शरीर बनता है। यहाँ पर ड्राइंग अच्छी नहीं है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक अथवा केंद्रक पदार्थ मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये केंद्रक और केंद्रक पदार्थ क्या होते हैं, ये मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। ऐसा जान लीजिए, जैसे एक कोशिका होती है, इसके अंदर एक छोटा सा केंद्रक होता है, या कुछ कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जिसमें मात्र ये केंद्रक पदार्थ ऐसे ही कोशिका के अंदर रहता है। ये पहली वाली कोशिका तो हमारी कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका, और ये दूसरी वाली जिसमें बताया मैंने आपका केंद्रक पदार्थ ऐसे ही फैला रहता है कोशिका के अंदर, वो कहलाती है हमारी प्रोकैरियोटिक। आगे जानेंगे इसके बारे में। अब आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार की। जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यहाँ पर जैसे इमेज में दिखाया गया है, ये उदाहरण है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, जो नीली हरी शैवाल होती हैं और जीवाणु होते हैं, वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। जानेंगे इनके बारे में विस्तार से। अभी आप एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें मात्र एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक पदार्थ होता है वो ऐसे ही फैला रहता है। वो केंद्रक पदार्थ क्या क्या होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इमेजेस में। देखिए, इसमें डीएनए ऐसी कोशिका के अंदर ऐसे ही चल रहा है, और ये वाला डीएनए दूसरी नीली हरी शैवाल में न्यूक्लियोइड डीएनए देखिए ऐसे ही आपका एक सेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये प्लाज्मा लेमा भी है, यहाँ पर लेमालासम भी है, इत्यादि पदार्थ हैं। और ये बाहर हमारी सेल वॉल है। ये पूरा एक तंत्र मिलके एक कोशिका है। ये दाएं वाली बी पॉइंट में हमारी जीवाणु कोशिका का उदाहरण है, और ए में हमारी नीली हरी शैवाल का उदाहरण है। एक और इमेज है यूकैरियोटिक कोशिका की, देखते हैं उसे भी। जी हाँ, ये है हमारा वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, इसमें जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो स्पष्टता दिखाई देता है। इसी के अंदर हमारा न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए मौजूद रहते हैं, जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इत्यादि पदार्थ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम्स हुआ, गोल्जी बॉडी हुई, ये भी इनके भी अपने कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य केंद्रक का ही होता है, केंद्रक पदार्थ का होता है।
दूसरी मुख्य चीजें हुई, जैसे वनस्पति कोशिका के अंदर हमारी सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मात्र कोशिका वनस्पति कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, इत्यादि चीजें हैं जो हम आगे चल के वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। और ये वैक्यूल्स रिक्तिकाएं क्या होती हैं, सेल वॉल क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे अपनी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लेके अभी आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ये यहाँ आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, ये किस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, या किन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्या कार्य करती हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, यानी कि केंद्रक कला, अकेंद्रक सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें जो केंद्रक पदार्थ होता है स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, अर्थात जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में ही रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, और रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं, यानी कि इन कोशिकाओं को आसानी से पहचाना जा सकता है कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल ऐसे ही फैला रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है, तो इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ये राइबोसोम 70S प्रकार के क्या होते हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे राइबोसोम के सेक्शन में। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये डीएनए से चिपका हुआ होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन उनमें ये हिस्टोन प्रोटीन चिपका हुआ नहीं होता, उनसे लगा हुआ नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण आते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किन किन जीवों में पाई जाती हैं, वो है जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, विषाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी होते हैं वो भी आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, रिकेट्सिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, नीले हरे शैवाल भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ही बने होते हैं। अब बात करेंगे दूसरी प्रकार की कोशिकाओं की, जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक विकसित होता है, अर्थात केंद्रक कला और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, रिक्तिकाएं हुई, और आपका राइबोसोम्स हुए। और केंद्रक तो विकसित होता ही है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो कोशिका होती है ना, इसके अंदर एक जल से थोड़ा सा डेंस, थोड़ा सा गाढ़ा एक पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में ही जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका के पार्ट्स होते हैं, वो इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं होता ये एकदम से ड्राई होता है तो, या इसके अंदर कुछ वैक्यूम टाइप या हवा टाइप भरा होता है। इसके अंदर लिक्विड होता है जो थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। उसी के माध्यम से ये जो इत्यादि पदार्थ हैं ये इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इनके मूवमेंट को ही आगे क्या कहा गया है हम आपको बताएंगे। इसका भी एक प्रश्न बनता है आईएएस में कि जो कोशिकांग होते हैं इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, उस गति को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो आप बताइए मेरे को कमेंट करके, मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरा पॉइंट है, इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं, और केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। जो ये पूरी की पूरी कोशिका होती है ना, इसके अंदर एक कोशिका द्रव्य होता है और इसी में एक हमारा केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर भी एक छोटा सा लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। समझे आप? कोशिका के अंदर जो हुआ वो तो कोशिका द्रव्य हुआ, और केंद्रक के अंदर जो हुआ, जो लिक्विड हुआ, वो केंद्रक द्रव्य हुआ। इस केंद्रक द्रव्य में ही डीएनए, आरएनए इत्यादि पदार्थ इधर से उधर गति करते रहते हैं और उपस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि जो डीएनए होता है उसमें हमारा हिस्टोन प्रोटीन
उसके साथ लगा रहता है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सॉरी माफ करिएगा, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं शैवाल, शैवाल भी वे जो हरे नीले शैवाल के अतिरिक्त, और सभी विकसित जंतु, वनस्पति कोशिकाएं इत्यादि जो जीव होते हैं, या जीवाणु विषाणु को छोड़ के जो बाकी के जीव होते हैं, वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। या दूसरे शब्द में कहें, जो जटिल जीव होते हैं वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही बने होते हैं। अब मैंने आपको इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में इतने पॉइंट्स बताए। अगर आपका मेंस के अंदर इसी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतर आ जाता है तो मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको एक दो पॉइंट्स और ऐसे बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति भी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है मात्र, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट है, जैसे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, तो डीएनए जो मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो आपका, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के बिना ही मौजूद होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन के साथ वाला डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिकाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो लैंगिक जनन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन होता है। और एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मात्र एक गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि, और जो तुम्हारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्रों का अंबार होगा यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मात्र एक क्रोमोसोम पाया जाता है, मात्र एक। तो ये तो रहे मुख्य कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताए। कोशिका विज्ञान क्या होता है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको दूसरे लेक्चर के माध्यम से उसको पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर करके बता दूंगा आपको। और मेरे जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मेरे नोट्स हैं वो आपके लिए पूर्णतः फ्री हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।